का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप सभी बच्चे लोगों को उम्मीद करता हूं मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा प्रॉपर तरीके से। आप सभी बच्चे लोग नेट की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जो कि है अनअकैडमी। और इसी तरीके के साथ आप भी अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स आपको रेगुलर बेसिस पे करवाए जा रहे हैं साथियों। और अगर मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ साथियों। मैं आपको पेपर 2 कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ साथियों। यह मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना ना भूलें। अभी 101 जिस कोड का आप इस्तेमाल ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने आप सभी बच्चों को दे ही दिया है भाई। ठीक है, तो आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं प्लस और आइकॉनिक के। तो साथियों, आप सभी बच्चों के पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाता है अगर आप यही कोर्सेज प्लस कर लेते हैं। और यही अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो साथियों, आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और फिर आपको इस एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आप इस कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके साथियों। चाहे प्लस कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं, कोड आपको एक ही लगाना है, दैट इज अभी 101। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे हैं आपके प्लस और आइकॉनिक के, मैंने बता दिया। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे साथियों, आपके पास ये पेज ओपन होकर आएगा, एक प्लस के लिए और एक आइकॉनिक के लिए। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस और आइकॉनिक के लिए कोर्स आएगा। तो साथ में आपको यहाँ जहाँ डेमो लाइव कोड दिखा है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अभी 101। ठीक है, अभी 101 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे साथियों। ठीक है, तो ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स रहे हैं साथियों। बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हर लर्नर्स के लिए यहाँ पे पोल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं भी आप सभी बच्चों की रेगुलर बेसिस पे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। प्लस सब्सक्राइबर्स बच्चों को अगर कोई दिक्कत है किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में, तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको यहाँ पे, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। तो कुछ अपकमिंग स्पेशल्स और आपके पास रिकॉर्डेड स्पेशल्स मेरे भी आपके पास अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, आपके पास इम्पैक्ट बैच के नाम से, जो कि नवदीप कौर मैम ने लॉन्च किया है, 2 मार्च से कॉमर्स और कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है। आप इनको जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स पेपर 1 के लिए 6 मार्च से भी एक लॉन्च हुआ है, जिसमें अभिषेक कुमार झा सर और नवदीप कौर मैम करवाएंगे आप सभी बच्चों को। और इसी तरीके से एक अल्टीमेट बैच आया है, जिसमें नवीन शेख सर, मुकेश कुमार सर और तलवीर सर मिलकर आप सभी बच्चों को कंप्लीट पेपर 1 करवाएंगे, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है आपका बैच। इसी तरीके से आपका 3 मार्च से भी एक बैच आया है, जिसका नाम है विजेता बैच, लाइफ साइंसेस CSIR। जो भी तैयारी कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए, वह भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको ध्यान रखना है, एक ही कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज अभी 101। इस कोड का आप इस्तेमाल करते हैं 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथियों, आप सभी बच्चों के पास प्रहार नाम से एक बैच है, जहां पे आप अपनी डिटेल्ड कोर्स फिजिकल साइंसेस, जो भी CSIR UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जोड़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। और साथ ही इसी तरीके से आप सभी बच्चे लोगों आउटसाइड बैच ज्वाइन कर सकते हैं सौम्या सिंह और अश्विनी नेगी मैम के साथ, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हुआ है। इसी जो कि आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है पेपर 1 के लिए, और कंप्लीट मैनेजमेंट पेपर 2 करवाया जा रहा है आपका। तो बहुत ही बेहतरीन बैच है। आपको जैसे पता है, नवीन शेख सर, तलवीर सर आपको कंप्लीट पेपर कॉमर्स पेपर करवा रहे हैं, जो कि ये 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सारी चीज़ें अवेलेबल मिल करवाई जा रही हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में, चाहे वो सोशोलॉजी हुआ, पेपर 1 हुआ। ठीक है, या आप एक ही सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपका पेपर 2 है और पेपर 1 दोनों ही एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे हैं आपका। अचीवर्स बैच के नाम से है, जो कि राजीव कुमार सिंगल सर और नवदीप कौर मैम करवा रहे होंगे, जो कि 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम कंप्लीट पेपर 1 देखेंगे इन टीचर्स के साथ, और साथ ही साथ लॉ की भी तैयारी जिनका पेपर 2 है वह भी कर सकते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों की स्क्रीन पे, DNS ट्रांसलेट्स अ डोमेन नेम इनटू व्हाट?
एक डीएनएस डोमेन नाम का अनुवाद किस में करता है? जैसे कि साथियों आप लोगों को बताना चाहूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ करवाए जा रहे हैं और उतना ही महत्वपूर्ण है जितने सारे पेपर महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपको अगर आईसीटी करवा रहे तो बहुत बच्चे सोचता है अरे आईसीटी तो हलवा है, आईसीटी कौन सा बड़ा सब्जेक्ट है यार, आईसीटी तो यूं में हवे में कर लेंगे। लेकिन साथियों आप सभी बच्चों के लिए जैसे कि देख रहे हैं पेपर का जो आपका लेवल है वह धीरे धीरे आपका अप हो रहा है, उठ रहा है। उस हिसाब से आपकी तैयारी भी आपको अपनी ऊंची करनी होगी, जिससे आपको अपनी मतलब रैंक आप हासिल कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का? आई होप सभी बच्चे लोग डीएनएस का फुल फॉर्म जानते होंगे, डोमेन नेम सिस्टम। जो भी बच्चे डीएनएस का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ईजी क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम इसका आपका डीएनएस, इसका फुल फॉर्म होगा डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम। और यहाँ डोमेन नाम जो है वो अनुवाद किस में करता है? आईपी एड्रेस के फॉर्म में करता है, ठीक है। जो डोमेन नेम है वो आपके किसके फॉर्म में करता है? आपके आईपी एड्रेस के फॉर्म में करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आईपी एड्रेस का। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कुछ लिखा होगा 216 डॉट डॉट एस डॉट, फिर ये कुछ एक्स एक्स एक्स, मतलब जो भी है आपका, ये आपका इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करता है। चलिए, अब फर्स्ट ईमेल कब सेंड किया गया था? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स, मुझे पता है काफ़ी गलतियां इसमें हो सकती हैं, जायज़ है, क्योंकि भाई इतना फैक्ट किसी को याद नहीं रहता कि भाई पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, कौन से ईयर में सेंड किया गया था। बट क्या करें भाई, नेट की तैयारी जो करते हैं बच्चों, नेट के जो एग्ज़ाम लेते हैं वो पूछ भी लेते हैं ऐसा कि भाई ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, मुझे बताइए। तो भाई आप लोग भी आंसर कीजिए फिर, है ना। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा आपका ईमेल पहली बार कब सेंड किया गया था? चलिए ओनली 10 सेकंड्स बचे हुए हैं आप सभी बच्चों के पास। आप सभी बच्चों के लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जल्दी शो कर देते हैं भाई। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज 1971 में सबसे पहला ईमेल सेंड किया गया था, जो कि फैक्चुअल है। 1971 बाई चांस क्या पता पूछ ले, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, कौन सी मेमोरी ऐसी है जो वोलाटाइल मेमोरी होती है? कौन सी मेमोरी ऐसा है जो कि वोलाटाइल मेमोरी है? इसमें से कैश मेमोरी, रैम या फिर रोम या फिर हार्ड ड्राइव। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। क्या आपका सही आंसर होगा? चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें से आपको जो कि बहुत इजी पता है आप लोगों को कि रैम जो है वह आपका एक कौन सी मेमोरी है? एक आपका वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है आप सभी स्टूडेंट्स का? एक वोलाटाइल मेमोरी। एक सेकेंड आप सभी बच्चों को बताऊँ, वोलाटाइल मेमोरी है आपका जो कौन है? वो एक रैम है। और इसी तरीके से अगर रोम क्या है, तो वह आपका एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, कौन है? रोम है। अब हम इस चीज़ को एक बार और समझ लेते हैं कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में अंतर क्या है। भाई रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी है, इसका मतलब कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी डाटा पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर बाई चांस लाइट चली जाती है या फिर आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है तो वह डाटा भी आपका लॉस हो जाता है। इसी तरीके से अगर रोम है, रोम में आपका सारी चीज़ें सेव होती है। रोम मतलब क्या? इंटरनल मेमोरी एक तरीके की होती है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी कुछ सेव रखते हैं, आपका चाहे सिस्टम ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। और यह एक आपकी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ एक आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, कौन? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम होता है, यहाँ आप अगर पावर ऑफ हो जाए तो आपका सिस्टम से सारी चीज़ें लॉस हो जाती हैं, तो यहाँ आपका रैम होता है। क्लियर है? तो यह एक आपका वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी इन कंट्रास्ट ऑफ रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। आई होप सो सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि व्हाट शुड बी डन
टू सक्सेसफुली कन्वर्ट द फॉर्मेट ऑफ एन इमेज फ्रॉम BMP टू JPEG। किसी छवि के प्रारूप को BMP से JPEG में सफलतापूर्वक बदलने के लिए क्या करना चाहिए? समझ रहे क्या पूछा गया है कि किसी छवि को या किसी इमेज को, आप ये कहें इमेज को BMP से JPEG में सफलतापूर्वक बदलने के लिए क्या करना चाहिए? फाइल को कंप्रेस कर देना चाहिए, या फिर इमेज को रीनेम कर दो भाई, या फिर एज अ कमांड की तरह उसको सेव कर लीजिए, या चेंज द इमेज फाइल एक्सटेंशन, छवि फाइल के एक्सटेंशन ही बदल दिया जाए। तो आई होप सो सभी लोगों को यह क्वेश्चन बहुत इजी हो, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ आप लोग करते होंगे ये, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट साथियों आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। आई होप सो सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। साथियों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को मैंने क्वेश्चन पहले भी करा था कि इसको एज अ कमांड की तरह आप सेव करके रखेंगे, ठीक है। कमांड की तरह जैसे ही आप इसको सेव करके रखते हैं तो वह आपका सक्सेसफुली BMP इमेजेस जो है वह आपका JPEG में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है। चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, BMP इमेज। अच्छा एक बच्चों को किसी को ये ना डाउट था भाई कि BMP का फुल फॉर्म क्या होता है? सर बिट मैप इमेज फाइल, ठीक है, बिट मैप इमेज फाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बिटमैप इमेज फाइल को ऐसे समझिए, बिटमैप इमेज फाइल को ही आप एक तरीके के BMP के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कंपनी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी बच्चों के लिए। एक बार मैंने शायद इसके पहले करवाया हुआ होगा मैं इस क्वेश्चन को। एक कंपनी रेगुलरली अपडेट्स अ यूजर रेफरेंस गाइड, सम स्टाफ आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हिच ऑफ द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट करंट, what feature should be the include in the reference guide to eliminate this confusion। क्या ऐसा करें कि उस कंफ्यूजन को एलिमिनेट कर सके? कंपनी नियमित रूप से उपयोगकर्ता संदर्भ मार्गदर्शिका अपडेट करती है। कुछ कर्मचारी असमंजस में हैं कि कौन सा मुद्रित दस्तावेज सबसे अधिक वर्तमान है, सबसे रिसेंट वाला है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए इस मार्गदर्शिका में क्या भविष्य शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि इस कंफ्यूजन को हम दूर कर सके? साथियों तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर डाटा प्रिंटेड होना चाहिए, या फिर आपको वर्जन नंबर क्लियर करना चाहिए, या ऑथर्स नेम क्लियर कर देना चाहिए, या फिर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन? तो आपका क्या सही आंसर होना चाहिए? जल्दी से फटाफट बताएंगे। और आप सभी बच्चों को मैं बार बार दिल से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं। इस रंगों का त्यौहार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कलरफुल खुशियाँ लेकर आए, जिससे कि हर एक कलर, जो जो खुशियाँ आपके पास दे, उस जो जो रंग आपके लाइफ में दिखे, उस हर एक रंग में आपको खुशी ही मिले। यही मैं ईश्वर से, ऊपर वाले से, जिस भी रूप में है उनसे दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी मेरे प्यारे साथी लोग हैं, जो भी मुझे देख रहे होंगे और जो नहीं भी देख रहे हैं, बस यही ईश्वर से दुआ है कि वह सारे रंग आपके लाइफ में डाले जिस रंगों में आपको खुशी मिलती है। तो साथियों यही मेरी बस दुआ है, और आप लोग को ज़रूर जो जिस भी आप सफलता के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वह सफल ज़रूर आपको मिलेगी, सफलता मिलेगी आपको। बस आप अपने कार्य को लेकर पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का फल ऐसे ही नहीं जाता है। आप ये ध्यान रखिए, वो हो सकता है कि आपको देर से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपके मेहनत का फल। तब आपको रियलाइज़ होगा अच्छा हाँ सही था, ठीक है। चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्जन नंबर ही चेंज कर देंगे तो हम ऑब्वियसली हम करंट इन्फॉर्मेशन और पहले की इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन तीनों हम एक जगह से पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कंपैरिजन स्पीड्स इज, तुलना गति के प्रसंस्करण से जुड़ा शब्द जो है वह क्या है? FFTS है, MPG है, या MIPS है, या फिर CPS है? सो क्या होगा आंसर आपका? द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कंपैरिजन स्पीड्स। कभी कभी तो हम लोगों को सीरियसली बताऊं, कुछ फुल फॉर्म तो याद ही नहीं हो पाते इतने सारे, क्योंकि ज़्यादातर आपके ICT के अंदर फुल फॉर्म ही होते हैं। मतलब फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पूछे जाते हैं सारे। ICT खुद एक सब्जेक्ट आपका शॉर्ट में बोला गया, तो भाई उसके अंदर की चीज़ें तो होंगी ऑब्वियसली, है ना। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आपका आंसर? सभी बच्चे लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। और जो भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे, सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। क्लासेस पसंद आ रही हो तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ MIPS।
ठीक है, MIPS आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप सो सभी बच्चे लोग इसका सही आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, स्पीड के मामले में तो भाई आपका इससे अच्छा और कौन हो सकता है, जो कि आप सभी बच्चों को मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में देता है। सोचिए इससे स्पीड में अच्छा क्या हो सकता है, ये समझिए कि जो आपको मिलियंस ऑफ स्पीड, जी बिल्कुल क्लियर दिखेगा, क्यों नहीं, इसमें ऐसा कुछ वैसा तो है नहीं कोई जो क्लियर ना दिखे। ठीक है, तो MIPS आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा आपका, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है साथियों, इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आपको यह देता है। इससे आपकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वह कंपेयर की जाती है, तो इससे यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्प्रेडशीट, द डाटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट नीड्स टू बी इंपोर्टेड इनटू अ डेटाबेस पैकेज, व्हिच फाइल फॉर्मेट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन द सेविंग द स्प्रेडशीट फाइल। स्प्रेडशीट से डाटा को डेटाबेस पैकेज में आयात करने की आवश्यकता होती है। स्प्रेडशीट फाइल सहेजते समय कौन सा फाइल स्वरूप सबसे उपयुक्त होगा, CSV, HTML फाइल या फिर आपका RTF। आपके देखो, आपको मैं बताऊं, देखो मैं आप लोगों को साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम से मेरी क्लासेस नहीं चल रही हैं, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको देखो जैसे 5 सब्जेक्ट करा रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट्स आपको मैं करवा रहा हूँ पेपर 1 के लिए। अगर मैं बात करूँ तो 5 सब्जेक्ट में आपका एक तो यही हो गया, ICT हो गया। ICT के बाद आपको मैं करवा रहा हूँ हायर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन के बाद मैं आपको करवा रहा हूँ पीपल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो कि इससे पहले ये नहीं करवाता था, लेकिन अब ये भी स्टार्ट कर रहा हूँ साथ ही साथ। और इसके बाद आपका मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करवा ही रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट जो बच जाता है वह है आपका कम्युनिकेशन। और आप देखेंगे कुछ दिन बाद ही जल्दी आपके लिए मैं रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि अभी ऑलरेडी अदर एजुकेटर्स ले रहे हैं साथ में आपकी क्लासेस, तो आप सभी बच्चों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड भी जल्दी लेके आऊँगा। तो ये कुछ आपके पास बस मैं क्या है आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और DI ये 3 नहीं करवा रहा हूँ, बाकी आप ये समझिए सारे ही सब्जेक्ट आपके होंगे ज़रूरी। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये सब क्या है कि आपका प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हो जाएंगी जल्दी, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं। लेकिन इसकी हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से छूट ही जाता है। इसको हम इसलिए रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड चीज़ें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उनको पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए रेगुलर बेसिस जो क्लासेस हो रही है उनको आप देखते रहें, आपका देखिए हर एक डाउट क्लियर होता रहेगा। ठीक, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज CSV फाइल, स्प्रेडशीट फाइल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following would indicate that the motherboard battery has failed? निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड आर लॉस्ट, या फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क आर लॉस्ट एंड करप्टेड, हार्डवेयर सेटिंग्स इंक्लूडेड वर्चुअल मेमोरी रिवर्ट्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज, या हार्डवेयर सेटिंग्स इंक्लूडिंग द करंट डेट एंड टाइम रिवर्ट्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज। सो कौन इंगित करता है, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे, जिससे हम ये कह दें कि आपका मदरबोर्ड की जो बैटरी है वह अब खत्म हो चुकी है, या हम ये कहें फेल हो चुकी है साथियों। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा। Which of the following would indicate that the motherboard battery has failed? बैटरी विफल हो गई है। सो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज हार्डवेयर सेटिंग्स इंक्लूडिंग द करंट डेट एंड द टाइम रिवर्ट्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का आवश्यक घटक है। अच्छा, अभी कहीं कहीं ये चीज पूछ देता है कि जो नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। आप कम्युनिकेशन की, कोई बच्चा बात कर रहा था अभी कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के अंदर आप ये चीज़ देखेंगे
कि इस साइकिल के अंदर सबसे मोस्ट इसेंशियल अगर चीज़ माने तो वह कौन सा है? एक मैसेज होता है, या एक इंटरप्रेटर होता है, या एक ईमेल अकाउंट होता है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन होता है? सो आपका क्या आंसर सही होगा, जिससे आप लोगों को ये लगता है कि ये सबसे इसेंशियल चीज़ है आपके कम्युनिकेशन के अंदर? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। ओनली 7 सेकंड्स, 5 सेकंड्स बचे हुए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के पास। और आई होप सो सभी बच्चे लोगों की एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि कोई भी बच्चा, चाहे वो पहली बार क्लास में आ रहा हो, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, बट उसको, उस बच्चे को आंसर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वह बच्चा आंसर करता है तो एटलीस्ट एक चीज़ का फ़ायदा रहता है कि भाई वह एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसका सही आंसर होगा। देखो मैसेज, आप यह समझिए कि कम्युनिकेशन का, चाहे वो एनकोडिंग हुआ, चाहे वो कम्युनिकेशन का पार्ट डिकोडिंग हुआ, चाहे वह चैनल हुआ, चाहे वो मीडियम हुआ, इन सारी चीज़ों का यूज़ तब है जब हम कोई मैसेज का यूज़ करते हैं। ऐसी बात, सिंपल सी बात समझिए। अगर मैं कुछ बोलना ही ना चाहूँ, कुछ मैं मैसेज ही ना देना चाहूँ, तो क्या मीडियम, क्या चैनल, क्या रिसीवर, क्या सेंडर की ज़रूरत है हमें? जी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़रूरी यहाँ पे होता है ये कि आपके पास कुछ न कुछ मैसेज होना चाहिए इन मीडियम्स का यूज़ करने के लिए, या ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। क्योंकि इनका यूज़ तभी है, यह जिंदा तभी है जब ये मैसेज आपका जिंदा है। मैसेज नहीं है तो आप इनका यूज़, फिर इनका यूज़ कहाँ करेंगे आप? ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो वह है मैसेज। ठीक है, अब इंटरप्रेटर मत बोल देना कि भाई जो एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है भाई, तो क्योंकि आपके पास सिस्टम्स भी हैं, नहीं मैं रहूँगा चलो ठीक है, सामने वाला कुछ और करे, मशीन की चीज़ें हैं वो कर देंगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो इस चीज़ का समझना बड़ा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते में इसके उपयोग के लिए @ को किस वर्ष में चुना गया था? जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो आप किसी भी चीज़ के अंदर जो @ लगा देते हैं, चाहे वो आप पासवर्ड अपना सेट कर रहे हैं तो @ लगा देते हैं, या फिर जब आप डोमेन नेम बना रहे होते हैं तब भी आप लगा देते हैं @gmail.com, @yahoomail.com, rediffmail.com एंड व्हाटएवर। आप सब के आगे जो @ लगा देते हैं, तो इसका जन्म कब हुआ था? और या ये कहें कि ईमेल एड्रेस के अंदर कब यूज़ किया गया था? 1972, 76 में, 80 में, या फिर 1954 में? चलिए फटाफट आंसर करेंगे कब हुआ था। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा भाई कि 1971 में आपका पहला ईमेल सेंड किया गया आपके पास, जैसे भी आपने पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट ईमेल जो सेंड किया गया वह आपका 1971 में सेंड किया गया। अब 1972 में इस ईमेल के साथ आपका दूसरा वर्ड जुड़ गया, क्या? @ आप डोमेन नेम सिस्टम के अंदर देखो @ लगाने लगे ईमेल का, तो 1972 की बात हो गई। तो एक साल के अंदर देखो दो चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जैसे कि देख पा रहे होंगे। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड द बिग ब्लू? किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? IBM को कहा जाता है, कॉम्पैक्ट कॉप को कहा जाता है कॉर्पोरेशन, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट को कहा जाता है, टेंडी स्वेंसन को कहा जाता है? क्या बिग ब्लू? ठीक है, कि कब कहा जाता है बिग ब्लू किसी भी अमेरिकन कंपनी को? चलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज IBM। ठीक है, IBM को एक बहुत बड़ी IBM का आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है या मल्टीनेशनल कुछ ऐसे करके है। ठीक है, IBM एक ऐसी कंपनी है
जो कि अमेरिकन कंपनी है, जिसको हम बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। बिग ब्लू, बिग वर्ड ही इसमें जुड़ा हुआ, तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेविंग मशीन में पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करने के विचार का श्रेय किससे दिया था, मतलब ये बोले हम किसने दिया था कि जब हु इज क्रेडिटेड द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड्स टू कंट्रोल पैटर्न्स द वेविंग मशीन। वेविंग मशीन के अंदर आप देखते हो पंच कार्ड करते हैं, आप एंटर कर जाते हैं, या हम किसी भी प्रकार का कोई वास्तविक, तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अटेंडेंस जो है वो उसी पंच कार्ड मशीन के बिहाफ पे ही, या हम कहें वेविंग मशीन के बिहाफ पे ही चल रहा होता है कि कोई किसका कितना अटेंडेंस हुआ है, किसका कितना नहीं हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें प्रोसेस हैं, अब ये आपके टोटली पंच कार्ड मशीन पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो अब ये किसने दिया था, पास्कल ने दिया था, होलरिस ने दिया था, बेबेज ने दिया था, जैक वार्ड ने दिया था। सो कौन है इसके स्थापक भाई, जल्दी देने वाले, किसने यहाँ आइडिया दिया? तो फटाफट आंसर करेंगे भाई, किसने दिया था? हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड्स टू कंट्रोल पैटर्न्स इन अ वेविंग मशीन? चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज जैकवार्ड। ठीक है, जैकवार्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जैकवार्ड ने इस चीज को दिया था, सबसे पहले आइडिया दिया था, शेयर दिया जाता है, या आप ये कहें पंच कार्ड कहाँ पर किस तरीके से यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। What does SSL stands for? SSL का क्या मतलब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके ICT के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर आपको ये पढ़ने को ज़रूर मिलता है, जो कि परेशान भी करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं, आपके फुल फॉर्म्स आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान करती है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो अब बताएंगे इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है SSL का, सिस्टम सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सॉकेट लेयर, या फिर आपका सिक्योर सिस्टम लॉगिन। अच्छा, ये क्या नाम है, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सिस्टम, बी और डी थोड़ा सा वो सेम हो गया है, उसको थोड़ा सा आप लोग स्किप कर दीजिएगा, बी और डी ऑप्शन थोड़ा सा सही वो सेम हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं सिक्योर सिस्टम लॉगिन और सिक्योर सिस्टम लॉगिन, ये आपका दोनों सेम है, तो ये दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपको आंसर देना चाहिए था भाई ए में और सी में, तो ए का तो बिल्कुल नहीं, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मैक का मतलब क्या है? मैक क्या है? एक कंप्यूटर है जो कि एप्पल के द्वारा बनाया गया है, या मेमोरी एड्रेस करप्शन है, या मीडियोकर एप्पल कंप्यूटर, या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो क्या है यह मैक? एप्पल द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है, या मेमोरी एड्रेस करप्शन, स्मृति पता भ्रष्टाचार है, या औसत दर्जे का एक एप्पल कंप्यूटर, मीडियोकर एप्पल कंप्यूटर, या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? चलो, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि यार ये तो आप लोगों ने सुना होगा, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पीपीटीपी, पीपीटीपी का क्या अर्थ है? पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, या पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक प्रोटोकॉल? पीपीटीपी, पीपीटीपी का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई पीपीटीपी का?
चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट कि पीपीटीपी का क्या अर्थ होता है। व्हाट डज पीपीटीपी स्टैंड्स फॉर? सी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो फुल फॉर्म में क्या ही बताया जाए आप लोगों को, बस आपको फुल फॉर्म बताया जा सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? सी, पीपीटीपी का मतलब, या हम ये कहें फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द IBM PC XT was the first to include a hard drive. What was the capacity of this disk? IBM PC XT हार्ड ड्राइव को शामिल करने वाला पहला जो था वह पता डिस्क की क्षमता क्या थी? 750 की भी थी, या 10 के भी था, या 20 के भी था, या 1.44 के भी? अब तो आप लोग देखते हैं भाई 1 TB, वो तो छोड़ो 2 TB तक आ गया है। अभी हम ये सोचते हैं कि भाई जीबी में बात करते हैं कि भाई 500 GB जिसके पास रैम हो जाता तो मतलब भाई बहुत बड़ी चीज़ है 500 GB। 500 GB अब यहाँ तक ये चीज़ें मामला भाई पहुँच गया 2 TB, PB तक पहुँच गया, पेंटाबाइट अब तो आ गया। पेंटाबाइट तो होता ही है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर आपका सही होगा? चलिए फटाफट सभी बच्चे लोग। पी 10 के बी। अब तो हमारे पास ये समझो कि एमबी में तो एमबी में तो पिक्स होती है हमारी छोटी छोटी, एक प्यारी सी अगर पिक्स भी ले रहे हैं तो फोटो भी एक तरीके की हमारी क्या होती है भाई एमबी में होती है। यहाँ 10 के बी की एक पूरी कैपेसिटी होती थी हार्ड ड्राइव की। सोचो जो IBM PC XT जो पहली बार इंक्लूड किया था हार्ड ड्राइव के अंदर, उसकी 10 के बी पूरी टोटल कैपेसिटी होती थी। यहाँ पे अब आपके ज़माने में देखो एमबी कितने एमबी में तो हमारी एक फोटो सिर्फ होती है। अगर DSLR से क्लिक कर दिया था तो समझ लो आपको कितने हार्ड ड्राइव PC XT वाला खरीदना पड़ जाए। चलो 1983 in 1983 which person was the first to offer a definition of term computer virus? 1983 में कंप्यूटर वायरस शब्द की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्मिथ था, कोहेन था, नॉर्टन या फिर मैकेफे? तो कौन था भाई, जल्दी से फटाफट बताएंगे आपका पहला कंप्यूटर वायरस? चलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज कोहेन। ठीक है, कोहेन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपका पहली बार 1983 के अंदर डेफिनेशन एक बोला था, दैट इज कंप्यूटर वायरस, या फिर डेफिनेशन जो दिया था कंप्यूटर वायरस। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो भी बच्चे जुड़ रहे होंगे भाई सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में। चलिए तो फटाफट आ सकते, विच कंपनी क्रिएटेड द मोस्ट यूज्ड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इन दैट इज इन 1980s? 1980 के दशक में किस कंपनी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर बनाया? सन ने, IBM ने, नोवेल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? Which company created the most used networking software in 1980s? It is Sun, IBM, Novell या फिर Microsoft? चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज नोवेल। ठीक है, नोवेल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ये सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जो कि 1980 में बनाने वालों में से थे, वह कौन था? नोबेल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, माइक्रो प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है क्या? कंप्यूटर बनाया गया है, डिजिटल सिस्टम के लिए बनाया गया है, या फिर कैलकुलेटर बनाया गया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स? माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर किसके लिए बनाया गया? कंप्यूटर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, कैलकुलेटर के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए? जो माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग है, किसके लिए बनाया गया है? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, एक कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया है भाई? माइक्रो प्रोसेसिंग जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? आपके सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज इन कंप्यूटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट आंसर करते जाएंगे। बहुत बार करवा चुका हूँ, बहुत ट्रिकी ट्रिकी वे में करवा चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप इसका आंसर आई होप सो सभी लोग दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का, और द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। कहने का मतलब ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो कितने घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर के कीबोर्ड और प्रत्येक वर्ड का एक ASCII मान होता है, जिसका क्या अर्थ होता है? अब आप सोचिए क्या अर्थ होता है उसी चीज़ को। अगर ये इसी तरीके से इसको भी ऐसे भी पूछ सकता था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, बट कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हों थोड़ा सा कि क्या इसका हो सकता है, तो इसलिए भाई कंफ्यूज ऑब्वियसली किया जाता है। तो फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ध्यान से समझिएगा, सूचना विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड। ठीक है, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बार बार इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कहीं कहीं बच्चे इंटरचेंज इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। अगर थोड़ा सा इंटरचेंज इंफॉर्मेशन हो जाए और वही चीज़ फिर लास्ट में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दे दिया जाए, ज़्यादा बच्चे इनफेक्ट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया था कि एफ पहले आता है इंफॉर्मेशन का। ट्रिक मैंने यही बताया था आप लोगों को, INF IN स्टार्टिंग में दोनों का ही है, तो INF पहले आता है इसलिए इंफॉर्मेशन पहले आएगा, टी बाद में आता है ABCD के टर्म्स में, तो इंटरचेंज बाद में आएगा। ठीक है, आई होप सो सभी इस लोगों को या इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का क्या अर्थ है? तो डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, या नन ऑफ दीज। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का क्या अर्थ है? चलिए फटाफट बताएंगे भाई क्या अर्थ है आपके DNS का। चलिए, तो DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम। पहला क्वेश्चन अगर कोई बच्चे ने यहाँ मेरा अटेम्प्ट किया होगा, उस पहले ही क्वेश्चन में मैं आप सभी बच्चों को मैं समझा दिया था और बता दिया था कि क्या मतलब है। ठीक है, DNS का फुल फॉर्म मैंने पहले क्वेश्चन में ही इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, और इस्तेमाल होते ही आप सभी बच्चों को मैंने इसका फुल फॉर्म बताया, और आंसर अब आ चुका है आप सभी बच्चों का। ठीक है, आपको मैंने फुल फॉर्म बताया था। डोमेन नेम सिस्टम आता होता है इसका फुल फॉर्म DNS का। ठीक है, DNS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, क्योंकि बहुत इजी इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था और आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे काफ़ी टाइम से।
चलिए, HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। सो क्या आंसर आपका इसका होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। ये तो बहुत 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 इजी क्वेश्चन है भाई। ये तो समझो बगल वाला आपकी जो बच्चे, छोटा सा आपका भाई बहन छोटा सा कोई होगा ना, वह भी बता देगा कि यही आंसर होगा सर। ये समझ लो। एक बार आप लोग उससे पूछ लो जिसको नहीं आता, तो अपने छोटे भाई बहन से एक बार पूछो, या घर में किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, बच्चा बच्चा बता देगा कि सर HTML का फुल फॉर्म यहाँ होता है। HTML का फुल फॉर्म, IP का फुल फॉर्म, बिट्स का फुल फॉर्म, ठीक है, और DNS का फुल फॉर्म, ये सब सब बगल वाले बच्चे बता देंगे, आपके छोटे छोटे जो है एकदम। चलिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज HTML का फुल फॉर्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये विल बी योर राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का प्रकार है? विच टाइप ऑफ लैन? इथरनेट, टोकन रिंग, FDDI या फिर ऑल ऑफ दीज? चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लैन? इथरनेट, टोकन रिंग, FDDI या सारा ही ठीक होगा, या हमें कहें ये सभी? चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। यह सारी ही चीजें आपके लैन के टाइप हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लैन के टाइप हैं, ठीक है, इथरनेट, टोकन रिंग और FDDI, ठीक है, क्लियर है? तो डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर सभी को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो स्मार्ट कार्ड्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड्स एंड PC यूज सम ऑपरेटिंग सिस्टम, COS इज स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, या द कम्युनिकेशन बिटवीन रीडर एंड कार्ड इज इन फुल डुप्लेक्स मोड। ए, स्मार्ट कार्ड्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सिस्टम, क्योंकि स्मार्ट कार्ड को नाम ही क्यों दिया गया है, ये स्मार्ट कार्ड क्यों बोला, क्योंकि स्मार्टली तरीके से वर्क इसका एक कार्ड ही कर देता है वो सारी चीजें, इसलिए इसको किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग, इसको वर्क करने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए किसी स्पेशल स्मार्ट कार्ड की इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सभी को? तो स्मार्ट कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है और नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया जाता है। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम अगेंस्ट अनऑथराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स, डाटा ड्रिवन अटैक्स या फायर अटैक्स।
चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। ए अनऑथराइज्ड अटैक्स, फायरवॉल्स जो यूज किए जाते हैं किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम के अंदर, वह किस लिए यूज किए जाते हैं कि किसी न किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड अटैक्स ना हो सके, अनधिकृत हमले ना हो सके। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनऑथराइज्ड अटैक्स ना हो सके इसलिए फायरवॉल्स का यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अनऑथराइज्ड अटैक्स के लिए। क्लियर है सभी को? आई होप सो सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप्ड बाय HCL, TCS, इन्फोसिस या फिर विप्रो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली किसके द्वारा विकसित किया गया था? HCL के द्वारा, TCS के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा या फिर विप्रो के द्वारा? चलो भाई फटाफट बताएंगे। द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप्ड बाय HCL, TCS, इन्फोसिस या फिर विप्रो। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप्ड बाय HCL के द्वारा, TCS के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा एंड विप्रो। और आप इन सारे कंपनी का नाम आपने सुना होगा, इस सारे कंपनी का नाम आपने सुना होगा। HCL का भी, HCL का तो सबसे ज़्यादा, TCS का भी सबसे ज़्यादा, इन्फोसिस का, विप्रो का। ऐसा कोई कंपनी जो कि कहेगी यार ये वर्ड तो मेरे लिए सर नया है, ये क्या कह दिया। ठीक है, तो TCS के द्वारा यह आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि टैली यूज किया जाता है या फिर डेवलप किया गया था TCS के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां को क्या कहते हैं? जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर कुछ अगर गलतियां होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? फॉलीज कहते हैं, उनको हम गलतियां एज अ मिस्टेक्स कहते हैं, या फिर बग्स कहते हैं, या फिर स्पैम कहते हैं। किसी भी अगर हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ किसी प्रकार की अगर गलतियां हो जाती हैं बाय मिस्टेक, तो हम उसको क्या कहते हैं? एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फॉलीज, मिस्टेक्स, बग्स या फिर स्पैम। चलिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज बग्स कहा जाता है उनको। कहते इसमें तो यार कीड़े लग गए हैं, गलतियां हो गई हैं। ठीक है, तो आपका बग्स कहा जाता है जब भी आपके सिस्टम के अंदर कोई भी किसी प्रकार के एरर्स होते हैं। एरर्स अगर किसी भी प्रकार का अगर होता है आपके सिस्टम के अंदर तो उसको हम बग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं। इफ देर इज एनी एरर इन योर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर किसी प्रकार की कोई भी अगर मिस्टेक से गलतियां होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं भाई? बग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HTML इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन। HTML मूल रूप से डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर टेबल्स एंड फ्रेम्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो HTML का जो यूज़ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका अभी आपने रिसेंट में ही फुल फॉर्म बताया है इस क्वेश्चन का, उसी तरीके से अब यह HTML यूज़ किस लिए किया जाता है? वेब पेज के लिए, या वेबसाइट के लिए, या ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए, या फिर टेबल्स एंड फ्रेम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। हम तो जानते तो हर चीज़ है, लेकिन उसकी गहराई थोड़ा सा समझे, उसका यूज़ क्या है। अगर हम ये बताना चाहें तो आप जल्दी से बताएंगे क्या है इसका यूज़? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स या फिर टेबल्स एंड फ्रेम्स।
चलिए, तो इसका आपको पता है किसी भी HTML को बनाने, मतलब HTML का जो यूज़ किया जाता है किसी भी पेज को बनाने के लिए, कि पेज मतलब कैसा, वेब पेज। जो भी इंटरनेट पे आप देखते हो डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं वो आपके HTML के ही, आप ये कहें या फिर इंटरनेट जो भी आप गूगल सर्च कर रहे होते हो या वेब पेज जो भी आपका होता है, वह सारी चीज़ें आपका HTML के हेल्प से ही बनाया जाता है, HTML का यूज़ करके ही बनाया जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो HTML कंफ्यूज मत होइएगा कभी पेपर में, हताश में आप आंसर कर दें बी वेबसाइट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। HTML का यूज़ जो किया जाता है वो वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका HTML, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन जो होता है, टेक्स्ट जो होते हैं, साउंड जो होता है और वीडियो जो होता है एंड और जो एनिमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम कहते हैं, मल्टी फेसेट कहते हैं, या फिर मल्टीमीडिया कहते हैं, या फिर मल्टी प्रोसेस कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं आपसे बच्चों को? जो इंफॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फेसेट, मल्टीमीडिया या फिर मल्टी प्रोसेसेस। चलो, सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज मल्टीमीडिया। आपको कहते हैं भैया ये मल्टीमीडिया वाला फोन लिए हो क्या भाई? पहले के अब तो यार हालांकि मतलब सभी के पास हो गया है, मैक्सिमम सभी के ही पास हो गया है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उस छोटे फोन ने अपनी वैल्यू नहीं खोई है। आज भी बड़े बड़े लोगों के पास, बहुत रिच पीपल्स के पास भी वह हमें देखने को मिलता है भाई, ठीक है। वो छोटा वाला फोन, बड़े बड़े लोग होते हैं परंतु वो छोटा फोन जरूर साथ में लिए रहते हैं। बड़े फोन को एज पर ये कहें कि हम और अदर वर्क्स के लिए रखते हैं, बट कॉलिंग के लिए मैक्सिमम वो छोटा वाला फोन रखते हैं। बहुत बड़े बड़े नोकिया का वो छोटा वाला फोन, वो क्यों रखा जाता है? रीजन बिंग कि उसका सबसे पहले बात बैटरी लाइफ, अभी तक ऐसा कोई फोन नहीं है जितना वो छोटा वाला बैटरी दे सकता है और आपके अदर फोन दे दें। सच्ची में आप लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, जो आपका जो छोटा वाला फ़ोन है वह जितनी बैटरी लाइफ आपको दे देता है, इतनी बैटरी लाइफ कोई भी अभी तक फ़ोन नहीं दे पाती, चाहे वो सैमसंग गुरु हुआ, चाहे वो नोकिया का कोई फ़ोन हुआ, चाहे वो कोई अदर आपके स्मॉल छोटे छोटे जो फ़ोन होते आते थे जो कि विदाउट मल्टीमीडिया वाले। अब उसी को चेंज करके मल्टीमीडिया सेट स्कैनर के, भैया मल्टीमीडिया वाला फ़ोन रखे हो क्या? तो बोलते हैं कि उसके अंदर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग, टेक्स्ट, साउंड्स, वीडियो, एनिमेशन से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है एक ही फ़ोन के अंदर, वह आपका होता है मल्टीमीडिया, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीमीडिया विल बी योर राइट आंसर, मल्टीमीडिया फ़ोन, ठीक है। मल्टी का मतलब ये होता है बहुत सारा मीडिया, तो मतलब जानते ही हैं चलो, ठीक है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है आपसे भाई? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजंस। सेंट्रल प्रोसेसिंग का कौन सा भाग गणना करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट या अमेरिकन लॉजिक यूनिट? जल्दी से बताएंगे। विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजंस? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट या अल्टरनेट लोकल यूनिट या फिर अमेरिकन लॉजिक यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग का कौन सा भाग गणना करता है और निर्णय लेता है? आप इस तरीके से समझिए, आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ आपने इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा। जो बच्चा आंसर करेगा उसको ALU का फुल फॉर्म भी पता लग जाएगा, साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। तो मतलब क्या, एक क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, एक क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, तो मतलब दो क्वेश्चन का एक ही आंसर में हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए विल बी योर राइट आंसर, ALU, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आप जो भी, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साथियों, ठीक है। सो आई होप सो क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने सही आंसर किए करने में आप सफल हो पाएंगे। चलिए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद अपने इस क्लास को एंड करेंगे, या एक दो क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, टोटल 35 क्वेश्चन कर लेते हैं।
DPI स्टैंड्स फॉर, DPI का क्या अर्थ है? डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, या डॉट्स पिक्सल इंच, या डायग्राम्स पर इंच? DPI का क्या अर्थ है? डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर इंच, पर यूनिट, या डॉट्स पिक्सल इंच, या फिर डायग्राम्स पर इंच? आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच, या डायग्राम्स पर इंच? चलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट्स पर इंच, DPI का जो फुल फॉर्म वो क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉट्स पर इंच विल बी योर राइट आंसर। चलिए ठीक है, सो DPI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 के बात करते हैं। डॉट्स पर इंच, द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट ग्राफिक्स हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ्स इज इन्वॉल्व्ड इन टेक्स्ट ग्राफिक्स हेडलाइन और फोटोग्राफ के साथ एक दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, या डेस्कटॉप, इसको किसी कोई कभी कभी इसको डेस्क पढ़ देते हैं, डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर आपका डेस्कटॉप प्रिंटिंग। सो क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एक एप्लीकेशन से दूसरी लाइन में डाटा ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अदर लाइन इज नोन एज डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजी डाटा एक्सचेंज, डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज, या डायनेमिक डाटा एक्सचेंज?
ठीक है, तो डी आपका डायनेमिक डाटा एक्सचेंज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In web search, finding a large number of documents with very little relevant information termed poor recall, web crawl, poor precision rate या poor web response। चलिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज पुअर रिकॉल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पुअर रिकॉल विल बी योर राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35 कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा से ली गई है। The concept of connect intelligence is derived from virtual reality, fuzzy logic, Bluetooth technology या value added networks। चलिए ओनली 4 सेकंड्स बचे हुए आपके पास। टिक टिक 3 2 1 एंड योर आंसर इज डी विल बी योर राइट आंसर, वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप सभी बच्चे लोगों ने इसका सही आंसर देकर बहुत अच्छे से भाई पढ़ाई कर रहे हैं, तभी इसका सही आंसर कर पा रहे हैं आप सभी बच्चे लोग। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हालांकि इंपॉर्टेंट तो है ही, और आपको इस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है। जो क्लासेस नहीं देखे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आई होप सो सभी को क्लास पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट होता है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप लोगों आप सभी बच्चे लोगों ने पसंद किया होगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में। सारे बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। और अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है साथियों, एक लाइक ही तो करना है कम, ठीक है। और आप सभी बच्चे लोग इस कोड का इस्तेमाल जरूर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके, दैट इज़ अभी 101। ठीक है, ABHI 101 इस कोड का इस्तेमाल जरूर से ज़रूर आपको करना है। ठीक है, आपको इससे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।